India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ललित मोदी पारिवारिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुकुल रोहतगी के खिलाफ टिप्पणी करने से बचे ललित मोदी, वकीलों के झगड़े में ना घसीटे, लिखित आदेश देने से किया मना। आपकी मेयर उम्मीदवार की याचिका को 3 फरवरी को किया जाएगा सूचीबद्ध, दिल्ली मेयर का चुनाव जल्द कराने की है मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत में संशोधन, सिर्फ शादी कार्यक्रम के दौरान ही जमानत पर रहने का निर्देश। पीड़िता ने जताई थी सुरक्षा की आशंका। जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी शर्तों के साथ दुबई जाने की इजाजत। ईडी ने फर्नांडिस की राहत का किया विरोध, कहा जांच अहम मोड़ पर है। India Legal presents Courts Roundup. चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी के पारिवारिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कि ललित को अपने परिवार के लोगों के साथ उनके वकील मुकुल रोहतगी के खिलाफ टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा है कि मुकुल रोहतगी उनके परिवार के लोगों की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में ललित मोदी को शोभा नहीं देता कि वो इस तरह से सोशल मीडिया पर कोई बखेड़ा खड़ा करें। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले में लिखित में कोई आदेश देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी ललित मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कोई आदेश पारित न करने से इनकार कर दिया और मोदी परिवार विवाद को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और एम सुंदरेश की खंडपीठ ने कहा कि मोदी की टिप्पणी और कुछ नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य का गुस्सा था। परिवार में बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक ललित मोदी से उनके परिवार के सदस्यों और सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को हटाने का आग्रह किया था। वकील मुकुल रोहतगी अब बीना मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साल्वे ने पीठ को बताया कि रोहतगी के खिलाफ की गई पोस्ट को हटा दिया गया है। ललित मोदी, जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के खिलाफ उन्हें भगोड़ा कहने पर बयान दिया था। कुछ दिन पहले उन्होंने रोहतगी के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए एक और इंस्टाग्राम पोस्ट किया था। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये लाया गया था। बाद में आईपीएल के पूर्व आयुक्त ने इंस्टाग्राम पर बात की पोस्ट में सोशल मीडिया पर अपनी निंदा के लिए माफी मांगी। मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई की अध्यक्षता वाली पीठ से तत्काल अनुरोध किया था। चंद्रचूड़ को मोदी को आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देते हुए उचित आदेश पारित करने के लिए कहा गया। शुक्रवार को सिब्बल ने रोहतगी के खिलाफ फिर से की गई सार्वजनिक टिप्पणियों पर अपनी चिंता व्यक्त की और अदालत से विवादित पदों को हटाने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। हालांकि साल्वे ने जोर देकर कहा कि अंडरटेकिंग का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और टिप्पणियां व्यक्तिगत थीं और मध्यस्थता से इसका कोई लेना देना नहीं है। मोदी की मां ने परिवार के सभी लोगों की ऐसी हालत कर दी है, ये गुस्से के सिवा और कुछ नहीं है। अपनी मां बीना मोदी और बहन चारू के साथ संपत्ति विवाद में उलझे मोदी ने इस मामले में अपनी मां का प्रतिनिधित्व कर रहे रोहतगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर निशाना साधा था। मोदी ने वरिष्ठ वकील द्वारा उन्हें भगोड़ा कहे जाने पर आपत्ति जताई थी। व्यवसायी, जो वर्तमान में लंदन में रह रहा है, ने बाद में रोहतगी से सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज़।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैली ओब्राय की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट मामले में 3 फरवरी को सुनवाई करेगी। डॉक्टर शैली ओब्राय ने याचिका दाखिल करते हुए समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने की मांग की थी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली नगर निगम MCD के महापौर पद का चुनाव जल्द कराने के संबंध में आपको बता दें कि याचिका दायर की गई थी और दिसंबर में दिल्ली न्यायपालिका के चुनाव हुए थे और तभी परिणाम भी आ गए थे। उसके बाद से अब तक मेयर के चुनाव नहीं हो सके हैं। जनवरी में 2 बार 9 जनवरी और 24 जनवरी को मेयर के चुनाव की तारीख तय हो गई है, लेकिन दोनों ही बार सदन हंगामे की भीड़ चढ़ गया और चुनाव टल गए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने और MCD चुनाव की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि MCD ने सदन के नेता मुकेश गोयल और आप की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओब्राय ने दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है। पार्टी ने महापौर पद के चुनाव में एल्डरमैन या मनोनीत पार्षद के मतदान करने पर भी रोक लगाने की मांग की है। दिसंबर 2022 में हुए MCD चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कुल 250 वार्ड में से 134 में जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 104 वार्ड में विजय हासिल हुई थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने 8 राज्यों में बने धर्मांतरण कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जनहित याचिका गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों द्वारा अधिनियमित कानूनों को चुनौती देती है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कानून लुभाना शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं, जो विवाह के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत निर्णयों को राजी करने वाली अपनी वैध कोशिश के अंतर्गत लाते हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने पर भी आपत्ति है। ये तर्क दिया गया कि इस तरह के वर्गीकरण का महिलाओं और उनके स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और निजता और मानव गरिमा के अधिकार के पूर्ण उल्लंघन है। इसके साथ ही लोगों के निजी जीवन में व्यापक राज्य घुसपैठ के लिए मनमानी कानूनी स्वीकार नहीं है और ऐसे में याचिका में कहा गया कि विवादित कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार के मुक्त अभ्यास से इनकार करते हैं और दंडात्मक अपराधों को परिभाषित करने में अस्पष्टता से ग्रस्त हैं, जिसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि इन कानूनों ने रिश्तेदारों या सतर्क समूह के कहने पर अंतर धार्मिक जोड़ों के खिलाफ धमकाने, उत्पीड़न और हिंसा का नेतृत्व किया है। याचिका में कहा गया है कि ये एक रूढ़िबद्ध धारणा का परिणाम है कि महिलाएं विवाह में कमजोर भागीदार होती हैं, उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और क्षमता की कमी होती है। अंत में साथ ही साथ याचिका में कहा गया है कि विवादित कानून धर्मों के बीच चेतना के मुक्त प्रवाह को बाधित करते हैं, चाहे वे स्वैच्छिक धर्मांतरण या अंतर विश्वास विवाह के माध्यम से हो। इस प्रकार ये प्रार्थना करता है कि सभी 8 राज्यों के कानूनों को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाए। वहीं उन्नाव रेप मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत शर्तों में दिल्ली हाईकोर्ट ने बदलाव किया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए कहा कि सेंगर अब 2 बार जेल से बाहर आएगा। कोर्ट ने कहा है कि पहली अंतरिम जमानत पहले 27 से 30 जनवरी के लिए होगी और दूसरी बार 6 फरवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। दरअसल सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसके खिलाफ पीड़िता की तरफ से विरोध करते हुए अर्जी दाखिल की गई थी। उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत में दिल्ली हाईकोर्ट ने संशोधन करते हुए अब सिर्फ शादी कार्यक्रम के दौरान ही जमानत पर रहने का निर्देश दिया है। यानी सेंगर अब सिर्फ शादी और तिलक के कार्यक्रम के लिए ही जेल से बाहर रह सकेंगे। सेंगर अब 2 बार जेल से बाहर आएगा।
कोर्ट ने कहा, पहली अंतरिम जमानत पहले 27 से 30 जनवरी के लिए होगी। दूसरी बार 6 फरवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता के आवेदन पर दिया। याचिका में पीड़िता ने सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत को वापस लेने या फिर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की है। सेंगर को हाई कोर्ट ने उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों के लिए 27 जनवरी से 10 फरवरी के लिए अंतरिम जमानत दी थी। कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत के विरोध में दिए पीड़िता के आवेदन को ध्यान में रखते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बम्बा की पीठ ने 16 जनवरी को सेंगर को उसकी बेटी की शादी के कारण 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी थी और निर्देश दिया था कि राजनेता 30 जनवरी को तिलक समारोह में शामिल होने के बाद खुद को 1 फरवरी को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पित करेंगे। इस आदेश में आगे लिखा है कि 8 फरवरी को होने वाली शादी के लिए सेंगर को 6 फरवरी को फिर से जेल से रिहा किया जाएगा और 10 फरवरी को आत्मसमर्पण करेगा। वहीं पूर्व विधायक की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए पीड़िता ने कहा, अगर कुलदीप सेंगर को जमानत दी जाती है तो मुझे और गवाहों को खतरा होगा। वहां के सभी सरकारी अधिकारी उसके नियुक्त हैं। मैं उसे रिहा नहीं करने का अनुरोध करती हूं। अगर वो रिहा होता है तो मुझे मरवा देगा। वहीं सीबीआई ने सेंगर की बेटी की शादी की खबरों के तथ्य की जांच की थी और एक रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए बताया कि वह पुनः विचार कर सकती है और अपने अंतरिम जमानत के आदेश को वापस ले सकती है। 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किया और केस को यूपी की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए कहा था। उन्नाव दुष्कर्म केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील हाई कोर्ट में लंबित है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा के फैसले को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर ने साल 2017 में पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। उस दौरान पीड़िता नाबालिग थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता का गर्भ 24 सप्ताह से ज्यादा होने पर उसकी मेडिकल जांच के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता पर मातृत्व की जिम्मेदारी थोपना उसके सम्मानित जीवन जीने के मानवाधिकार के उल्लंघन के समान है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में बहुत गहरा जख्म मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की गर्भपात पर अहम फैसला दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को उसके 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि लड़की को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने के दुखद परिणाम होंगे। अदालत का ये आदेश एक महिला की याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने अपनी 14 साल की बेटी का गर्भपात कराने की अनुमति मांगी है। अपने 22 पन्नों के फैसले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उसे अपने निवास स्थान के पास एक सरकारी स्कूल में एडमिशन मिले। कोर्ट ने कहा कि श्रमिक की बेटी ने आर्थिक तंगी के चलते अदालत का दरवाजा खटखटाने में अपना महत्वपूर्ण समय गंवा दिया। जिस युवा लड़की की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है उसका उस वक्त यौन उत्पीड़न किया गया था जब उसके माता पिता काम के लिए घर से बाहर गए थे। लड़की ने 4 महीने तक अपने माता पिता को रेप के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब मां ने अपनी बेटी के शरीर में बदलाव देखा तो उसने उसका टेस्ट कराया और बाद में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जब पहली बार जज के सामने मामले को सूचीबद्ध किया गया था उसके बाद अदालत ने 24 जनवरी को इस मामले में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि लड़की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। जज ने कहा कि वर्तमान जैसे मामलों में गर्भपात को केवल यौन उत्पीड़न वाली महिला के अधिकार के रूप में परिभाषित करने के लिए कम नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे मानव अधिकार के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये पीड़ित के गरिमापूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करता है जिसकी अनुमति नहीं है। हाई कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है कि गर्भपात कराने की अनुमति मांग रही नाबालिग बच्ची और उसके परिवार की पहचान का डॉक्टर द्वारा पुलिस को दी जाने वाली रिपोर्ट में खुलासा न किया जाए।
अदालत ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें रजिस्टर्ड डॉक्टर्स को गर्भपात के मामले में पॉक्सो कानून के तहत पुलिस को दी गई नाबालिगों और उनके परिवारों की सूचनाओं और उनकी पहचान का खुलासा करने से छूट दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में रजिस्टर्ड डॉक्टर सामान्य रूप से नाबालिग बच्ची या उसके परिवार की पहचान का खुलासा किए बगैर या बिना पुलिस रिपोर्ट किए गर्भपात करने से बचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। केश चंद्रशेखर से संबंधित 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। एक्ट्रेस ने एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए दुबई जाने की अनुमति पटियाला हाउस कोर्ट से मांगी थी। कोर्ट ने एक्ट्रेस को इजाजत दे दी। जैकलिन ने बुधवार को अदालत में आवेदन दायर किया था। आज उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें दुबई जाने की अनुमति दे दी। रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल का सामना कर रही एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। जैकलिन ने दुबई जाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। ईडी की आपत्तियों के बावजूद कोर्ट ने निजी स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी का हवाला देते हुए जैकलिन को दुबई जाने की इजाजत दी थी। ईडी ने कहा कि जैकलिन ने पहले भी बहरीन में मां से मिलने की इजाजत मांगी थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद 16 जनवरी को दुबई जाने की इजाजत मांगी और बिना उचित वजह बताए याचिका को वापस ले लिया गया था और फिर 27 से 30 जनवरी तक दुबई में इवेंट में जाने की इजाजत को लेकर नई याचिका दाखिल की। ईडी ने जैकलिन की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें दुबई जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी अपराध किया गया है। उसको लेकर जांच लंबित है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने कहा कि जांच अभी महत्वपूर्ण मोड़ पर है। जैकलिन के वकील ने कहा कि कोर्ट के कहने पर मां से मिलने के लिए दाखिल याचिका को वापस लिया गया था। हम जानते हैं कि जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अब तक कोर्ट की तरफ से जो भी शर्तें लगाई गई हैं, उसका हमने पालन किया है। जैकलिन के वकील ने कहा कि कल ही जैकलिन ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई हैं। अगर दुबई जाने की इजाजत नहीं मिली तो इसका सीधा असर ऑस्कर को लेकर भी होगा। जैकलिन फर्नांडिस के वकील ने कहा कि अगर दुबई जाने की इजाजत नहीं मिली तो उससे पेप्सिको के बीच उनके करार पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर किया और ईडी की आपत्ति के बावजूद जैकलिन को विदेश जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जैकलिन की अर्जी पर फैसला सुनाने से पहले मीडिया को कोर्ट से बाहर भेज दिया। जैकलिन फर्नांडिस ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं। लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से जैकलिन फर्नांडिस की जांच की जा रही है। ईडी कई बार एक्ट्रेस से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले बीते वर्ष दिसंबर में भी जैकलिन ने अपने परिवार से मिलने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन फिर एक्ट्रेस ने विदेश जाने की अनुमति की अपनी याचिका वापस ले ली थी। इस बार जैकलिन ने फिर आवेदन किया, जिसमें कोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने एक्ट्रेस को राहत देते हुए यह आदेश भी दिया है कि विदेश यात्रा के दौरान जैकलिन जहां रहेंगी उन्हें उसकी जानकारी देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे में अपनी पत्नी और बेटी के नुकसान के मुआवजे की मांग करने वाले 84 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव गृह सांप्रदायिक नियंत्रण सेल यूपी सरकार से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विवेक कुमार की खंडपीठ ने प्यारा सिंह की याचिका पर यह आदेश पारित किया, क्योंकि ये पाया गया कि याचिकाकर्ता का दावा स्वीकार किया गया और मामला 2018 से लंबित है। प्यारा सिंह की पत्नी और बेटी जो सिख समुदाय से हैं, उन्हें 1984 के दंगों में बेरहमी से मार दिया गया था। इसके बाद 2006 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नीति तैयार की गई, जिससे कि पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति के रूप में जाना जाता है। इस नीति के अनुसार राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक को 20,000 रुपए का मुआवजा प्रदान किया। वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता का मामला है कि राशि में अंतर को याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी नहीं किया गया। राशि में अंतर की रिहाई की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया, ये देखते हुए कि मामला वर्ष 2018 से लंबित है। हाईकोर्ट सुनवाई की अगली 8 फरवरी की तारीख को सचिव गृह सांप्रदायिक नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.